बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज वफाकी काबीना ने बहुत अहम फ़ैसला किया है और इसका कई एतबार से इसकी अहमियत भी है। फ़ैसला हो चुका है कि आर्मी चीफ़ को उनकी खिदमात के सिले में, उनकी जो जंग के दौरान उनकी खिदमात रही हैं, उनको फ़ील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया है और इसी तरह से एयर चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तौसीक कर दी गई है। अब ये गैर मामूली फ़ैसला है जो कि वफाकी काबीना ने किया है और आज के इस फैसले के अंदर जो फील्ड मार्शल बनाने के हवाले से आर्मी चीफ के फैसला है, इसके ऊपर अब जाहिर है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करेगी। लेकिन फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भी हालत जंग में है और देखा जाए तो फील्ड मार्शल उसको बनाया जाता है जो जंग जीतता है। इसकी मुख्तलिफ तारीख और हवाले हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले जनरल अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया था और अब जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को मौजूदा जो सियासी हुकूमत है इन्होंने फील्ड मार्शल करार दिया है। इसी तरह से हमें बरतानिया के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान और मिस्र के अंदर ये चार जगह हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो जनरल होते हैं, जर्नैल होते हैं आर्मी के, उनको फील्ड मार्शल का जो लक़ब है या ओहदा है ये दिया जाता है। ये ओहदा इसकी कोई ख़ास मरात नहीं होती है लेकिन इसकी अहमियत होती है। ताहयात भी होता है कुछ जगहों के ऊपर और कुछ जगहों पर वैसे रखा जाता है। ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के अंदर अब ताहयात ही समझा जाएगा जिसमें 4 सितारों से यानी 4 स्टार से 5 स्टार के जनरल की रैंक होती है। ये अनयूजुअल चीज़ है, गैर मामूली चीज़ है और ये फ़ैसला पाकिस्तान की जो काबीना है उसने आज वज़ीर आज़म के इजलास के बाद जो है वो लिया है। इसके साथ साथ जितने शोहदा हैं उनके हवाले से भी, जो गाजी हैं उनको भी अवार्ड्स देने, उनको भी ओहदे देने के हवाले से जो है वो फ़ैसले किए गए हैं। लेकिन ये फ़ैसला क्यों हुआ है, इस फैसले की क्या अहमियत है और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, क्या जंग का ख़तरा टल चुका है या हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी अटैक हो सकता है या एडवेंचर हो सकता है, अफ़गानिस्तान से क्या हमें ख़तरात हैं इस वक्त। ये सारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करनी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि आज मौजूद थे इस इजलास में। उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फ़ैसला लिया गया है ये बहुत गैर मामूली फ़ैसला है, इसकी बहुत अहमियत है। आपको क्या लगता है क्यों ये काबीना ने फ़ैसला लिया, क्या वजह बनी और इसके असरात क्या होंगे अगर देखा जाए इन द लॉन्ग रन? बहुत शुक्रिया आसमा। ये एक तारीख साज फ़ैसला है और ये तारीख साज विक्ट्री जो है, तारीख साज फ़तह जो अल्लाह ने पाकिस्तान को नसीब की है, ये उससे रिलेट करता है ये फ़ैसला। और जितनी जवामर्दी से, क़ुव्वत ईमानी से सरशार जो है हमारे सिपहसालार ने तमाम मराहिल इस जंग के तय किए और उनके साथ साथ हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं ज़हीर अहमद सिद्धू, उसके बाद नेवल चीफ जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और हमारी कौम की ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मेहरबानी की। इस आजमाइश के वक्त जो है वो क़यादत जो है हमारी अफवाज की जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में थी और उसके बाद एयरफोर्स की और एयर चीफ मार्शल ज़हीर साहब के हाथ में थी। इसी तरह नवीद अशरफ, इन लोगों ने हमारी ज़मीन की, हमारी फ़िज़ा की, हमारे पानियों की जिस तरह हिफाजत की है वो बेमिसाल है। हमारी तारीख़ में जो है कोई मिसाल नहीं मिलती और ये कौम जो है, ये फील्ड मार्शल का जो ओहदा जो है, ये कौम जो है वो जनरल आसिम मुनीर को दे रही है और कौम उनकी खिदमात एक जंग में उनकी फ़तह की जो हमें मिली है उसके सिले में, उसके एतराफ़ में जो है ये उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। मैं इसमें कोई माजी की मिसाल दे के अपने इस थोड़े से जो मैं बयान कर रहा हूँ उसको मैं मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन ये कौम ने, जो फ़र्क है कि ये कौम ने दी है। जिस तरह आज कई मिनट जो है वो डेस्क जो है थम्पिंग होती रही और तालियां बजती रही जब
जनरल आसिम को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई है काबीना की मीटिंग में, और साथ ही अप्रूव किया गया है कि मुद्दत जो ओहदा है उसके अख्ताम के ऊपर उनकी सर्विसेज जो है जारी रहेंगी एयर चीफ मार्शल ज़हीर की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक कौम ममनून है, उनकी कौम एहसानमंद है उनकी। तो कौमें जो है एहसान जो है अपने मौसनों के जो याद रखती हैं, कौमें ज़िंदा रहती हैं हमेशा। जो कौमें अपने मौसनों को भूल जाती हैं तो कुदरत भी जो है अल्लाह ताला की जो मशीयत होती है वो भी भूल जाती है उन कौमों को। मौसनों को इंसानी ज़िंदगियों में और जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, कुदरत की अल्लाह ताला की स्कीम ऑफ थिंग्स जो हैं उसमें याद रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है कि मेरे एहसान को याद रखो, मेरे एहसानों को याद रखो, मेरा शुक्र अदा करो। और बात जगह ये भी कहता है कि तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका है कि हमने उसके एक बंदे को जिसको उसने नवाजा, अपनी बरकतों से, अपनी मदद से नवाजा, हम उसकी खिदमात की जो है ना इतराफ़ में हम उसके बंदे जो हैं परवरदिगार के उसको एक ओहदा जो है फील्ड मार्शल का जो है उसकी रिकग्निशन में जो है ना कन्फर कर रहे हैं उसके ऊपर। इसी तरह ए मार्शल साहब, चीफ मार्शल साहब का भी, ज़हीर साहब का भी मेरा मतलब है कि उन्होंने तो शिकार किए हैं, उनके जो परिंदे एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के थे, वो तो इस तरह गिरे हैं जिस तरह शिकार किए हुए परिंदे गिरते हैं आसमानों से। आसमान जो है वीरान हो गया था हिंदुस्तान का। उन्होंने बिल्कुल फॉर डेज पाकिस्तान रूल्ड द स्काइज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो। बिला शिरकत गैर जो है उनकी उन आसमानों के ऊपर हुकूमत रही। वो बिलों चूहों की तरह बिलों में घुस गए हुए थे उनके जहाज़, और बड़े बड़े नामी ग्रामी जहाज़ जो है उन्होंने गिराए, जिसके ऊपर बड़ी दुनिया फ़ख्र करती है कि हमारे बहुत अच्छे जहाज़ हैं हिंदुस्तान और उसके मैन्युफैक्चरर्स भी। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स को भी बहरहाल, तो ये मैं समझता हूँ कि एक इतराफ़ है एहसानमंदी का। कौम को फ़ख्र है, उसका एक निशान है ये। और अल्लाह ताला हमारी बहादुर अफ़वाज के हौसले हमेशा बुलंद रखे, और अल्लाह ताला की मदद और मशीयत जो है हमेशा उनके साथ शामिल हाल रहे, और कौम जो है इसी तरह ही अपनी हिफाजत में रहे। और कल हम गए हुए थे कराची भी, तो जिस तरह पानियों की हिफाजत की है, करीब नहीं कोई आ सका कराची के, या जो 300-400 किलोमीटर दूर खड़े रहे हैं। जिस तरह पंजाबी में कहना नेड़े को नहीं लगा कराची दे, हमारी नेवी ने जिस तरह हिफाजत की है कराची की और हमारे साहिलों की और हमारी बंदरगाहों की। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, और पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी खैर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है कि अब ये इतना बड़ा फैसला हो गया, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में भी है, और ये भी मैंने आपसे पूछना है कि आर्मी चीफ के बनने की कहानी की और ये सफ़र जो तय हुआ है फील्ड मार्शल तक का, वो क्या है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी सरहद के ऊपर भी, मशरक़ी सरहद, दोनों पे दबाव भी है, हालत जंग में भी हम हैं। हिंदुस्तान की थेरी भी अब मुख्तलिफ उनकी, कल जो विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि जो अमेरिका है वो खुद कूद पड़ा है इस पूरे मामले के अंदर, तो एक डिफेंसिव पोजीशन पे हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको हर महाज के ऊपर जो है वो शिकस्त हुई है। लेकिन हमारा आगे लाए अमल क्या होगा, और ख़ास करके वो जो कह रहे हैं कि अब ट्रंप साहब खुद ही कूद पड़े हैं या वो खुद आ गए हैं, उन्होंने नहीं कहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे, और हमारा लाए अमल अब क्या है जीत के बाद। देखिए, मैं समझता हूँ हमारा कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। Why this is between them and United States, हम उसमें फरीक हैं ही नहीं। वो अगर अपनी जो इंटरनल एक सियासत की जो प्रेस्टीज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो करें, बिल्कुल करें, हमें क्या एतराज हो सकता है। अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि ये ट्रंप साहब जो हैं उनका कोई किरदार नहीं है इसमें, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो ये उनकी अपनी अंदरूनी मजबूरियां हैं, उसमें
अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं वो जाने, अमेरिका जाने, मेरा पाकिस्तान का इसमें कमेंट नहीं बनता। हमारा तो ये स्टैंड ये है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें वो उन्होंने किरदार अदा किया है, जिसमें यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप है, उसमें जो है बरतानिया की हुकूमत ने लगातार जो है उनके जो वजीर खारजा हैं उन्होंने किरदार अदा किया है। इसी तरह हमारे ईरानी वजीर खारजा हैं, इसी तरह हमारे सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा हैं, यूएई वाले हैं, हमारे भाई कतरी हैं, वो इन सब ने किरदार अदा किया है। हम समझते हैं कि ये जो मुमकिन हुई है सीज फायर जो है उसमें नंबर 1 पे किरदार ये है हमारी अफवाज का, जिन्होंने उनकी एयरफोर्स को जो है ग्राउंड कर दिया, मलियामेट कर दिया, और साइबर वॉर में उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी जो है, अपनी जो एक बालादस्ती जो है उसको एस्टेब्लिश किया। नंबर 1 पे ये है कि हमने उनके पास, इंडिया के पास वो ऑप्शंस नहीं छोड़ी कि वो वॉर को परसू करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल विद ऑल ह्यूमिलिटी जो है आज भी के साथ ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है जो आप देखें, उन्होंने जिस दिन ये सीज फायर हुई है उस दिन सुबह भी उन्होंने अप्रोच किया है हमें, उससे पहले भी वो अप्रोच करते रहे हैं, और हम सीज फायर के लिए जो है पॉजिटिव हमने यानी 9 और 10 की रात को, बिल्कुल खैर साहब आप तो प्रीवी हैं बहुत सारी चीज़ों के, 9 और 10 की रात को जो कुछ हुआ और बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको कॉल आई आर्मी चीफ की और उन्होंने कहा कि सीज फायर भारत चाहता है, और यूं फिर सीज फायर का मामला हल हुआ, मार्को रूबियो की कॉल्स नहीं है सारा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्यों हिंदुस्तान को ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ी और उस रात हुआ क्या था? नहीं बात सुने, जस्टिफिकेशन आप प्लीज, मैंने ये ऑलरेडी ये कहा है कि उनकी इंटरनल मजबूरियां हैं, वो अपनी जो भी थोड़ा बहुत उनका एक रिस्पेक्ट या एक क्रेडिबिलिटी रह गई है, उनकी जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, उसकी जो अशराफिया है उनकी इस हुक्मरान, उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी अवाम को भी, और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसको भी, और उनके मीडिया को भी समझ आ रही है कि ये झूठ फीड किया जा रहा था कि कराची कब्जा हो गया है, कराची की बंदरगाह तबाह हो गई है और लाहौर पे कब्जा हो गया है। बल्कि उनके एक बंदे ने कहा कि लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है। उस एक बंदे ने कहा कि लाहौर में इस्लामाबाद कब्जा करने के लिए जो है वो तो लाहौर के रास्ते जाना, लाहौर तो आबाद है अभी तक। तो ये सारी बातें जो है ये उनका इंटरनल कंपल्शंस हैं, उनकी मजबूरी है। ये वो इस किस्म के जो है गलत बयानी करें, झूठ बोलें, अपना कवर अप करने की कोशिश करें, लेकिन जो है, और उसमें भारतीय मीडिया ने अपने मुल्क के खिलाफ बड़ा मनफी किरदार अदा किया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिनका हकीकत से दूर, वो तो ऐसा लग रहा था कि किसी को स्क्रिप्ट है इसका, बॉलीवुड की किसी फिल्म का, जिसको वो किसी फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसमें अदरवाइज उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी जो भी वहां पे कमेंट्रियां आ रही थी, वो फिल्मी सेट लगे हुए थे, और वहां पे जिस तरह वो बोलते थे, मैंने कल ट्वीट भी किया है कि हमारे हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये और इन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने जिस तरह रिपोर्टिंग की है, कहीं भी एग्जैजरेशन नहीं आई, कहीं भी जो है मुबालगा राय से काम नहीं दिया गया, कहीं भी जो है झूठ की आमेजिश नहीं उसमें डाली गई। तो मैं समझता हूं कि ये they have actually become hostage of whatever they said during those 6, 7, 8, 9, 10 days, उसके वो हॉस्टेज बन गए हैं। अब उससे रिहाई पाने की कोशिश करते हैं इस किस्म की बातें करके। अच्छा खाई साहब, ये सीज फायर में अब जाहिर है कि रोज़ एक्सटेंशन हो रही है डेली बुनियादों के ऊपर, और आपको लगता है कि ये मुकम्मल सीज फायर जो है ये हो पाएगा या इसी तरह से एक्सटेंशन? मुझे ये डेली एक्सटेंशन वाली बात मुझे नहीं पता। अच्छा, यानी रोज की बुनियाद पे डीजीएमओस बात कर रहे हैं ना सर? कल का आप बयान पढ़ें तो उसमें कहा है इट इज ओपन एंडेड जी, तो उसकी कोई एक्सपायरी लाइन नहीं है कि 24 घंटे के बाद एक्सपायरी होती है, उसके बाद हम रिन्यू करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन खतरा अभी तक मौजूद है, टला तो नहीं है।
नहीं, खतरा तो हमेशा रहेगा। इस वक्त भी उन्होंने जंग हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है जारी रखी हुई है। टीटीपी और बीएलए के जो उनकी उनकी फौज की या उनकी हुकूमत की या उनकी स्ट्रेटेजी की एक एक्सटेंशन ही है ना ये लोग जो है। इनका कोई मजहब से या किसी कौमियत से कोई ताल्लुक वाला नहीं है, ये पेड़ लोग हैं, किराए के लोग हैं। तो आपको लगता है कि मगरबी सरहद पे खतरा बढ़ गया है? क्योंकि आपने देखा हाल ही में जो बीबीसी पश्तो ने रिपोर्ट भी किया है कि नायब वजीर दाखिला उनके मिले हैं इब्राहिम सदर साहब और खुफिया दौरे पे वो भारत गए हैं, और उसके बाद से फिर आपका स्टेटमेंट भी खुद भी आया कि प्रॉक्सी वॉर का जो है वो खतरा बढ़ गया है। तो ये इशारा आप उस तरफ ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हमने जो है उनके साथ जो हमारा इस वक्त जो एक सीजफायर जो है इस महाज पे मौजूद है, मशरकी महाज के ऊपर, वो वहां पे हो सकता है उसको कंपनसेट करने के लिए जो इनको यहाँ पे अजीमत उठानी पड़ी है इस महाज के ऊपर, उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएं दोनों का। और उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है, वो शामिल है उसमें। आपने देखा मैंने ट्वीट भी किया है, प्रवीण सानी का जो बयान आया है कि सिर्फ 2 मुल्कों ने हिंदुस्तान का साथ दिया है इस क्राइसिस के अंदर, एक अफगानिस्तान और दूसरा जो है वो इजराइल। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, उसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, जो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, बंदा अपना खुद एहतसाबी कर सकता है उससे। मैंने बार बार कहता हूं, और आज से नहीं, आपके साथ मेरे ये मीडिया के ऊपर जो है गुफ्तगू जो है पिछले 25 साल से हो रही है जी। मैं बार बार कहता हूं कि हमने जो है कौमी मुजरिम है लोग जिन्होंने ये जंग जो है 80 की दहाई में और ये जो है अभी जो है वो स्टार्ट की जनरल मुशर्रफ जी। बिल्कुल, ये उसकी बड़ी भारी कीमत हमारी नस्लें अदा कर रही हैं। यानी उस जंग में भी एक नस्ल जवान हुई, फिर दूसरी जंग में एक नस्ल जवान हुई। उनको पता ही नहीं है कि 80 की दहाई से पहले पाकिस्तान कैसा था। हमारी तारीख जो है मस्ख हो गई। यानी मेरा दिल रोता है। हमारी तारीख अब नब्रास्का से बन के आई, वहां पे यूनिवर्सिटी से बन के आई कि हमारी तारीख क्या है। उसमें लोग चीजें डिलीट कर दी गई, उसमें नई चीजें डाल दी गई जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमने जहाज लड़ना था, एक जानी 2 नंबर जहाज लड़ना था जी। बिल्कुल नहीं, आपका तो बड़ा पुराना मौक़िफ़ इस पे, बिल्कुल खाई साहब जी, बिल्कुल। लेकिन अब अफगानिस्तान की तरफ से जो जंग आपके ऊपर है, आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान के साथ वहाँ ज्यादा हाथ मिलाया जा सकता है? ये खतरा हम भांप रहे हैं, पहले से भी टीटीपी एक्टिव है, तो कैसे इससे निपटेंगे हम? नहीं निपटेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, इतने बड़े दुश्मन से इतनी अफवाज, इतने वसीले, माली वसीले, वसाइल, ये सारे के सारे जो है अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमारी अफवाज ने अपनी घुटने टेक दिए। उनकी जो है साइबर वॉर के अंदर हमने जो वहां पे हमारी अफवाज ने कारनामे दिखाए हैं कि पूरी की पूरी एयरफोर्स उनकी ग्राउंड हो गई। उनके सारे के सारे जो है उनकी वो जो है मैच नहीं हो सका सिर्फ इसलिए कि वो भी साइबर वॉर के साथ कनेक्टेड था जी। ये बहुत बड़ी आपकी तारीख का बहुत बड़ा रोशन बाब है। ये अगस्त 1947 के बाद जो है पाकिस्तान की जो मुसलमान जो है, इस खित्ते के मुसलमान जो है, बल्कि सारी उम्मत मुसलमान जो है, वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर फख्र कर सकती है। जिस तरह शीशा पलाई हुई दीवार जो है हमारे चार्ज हुई है, हमारी अवाम जो है जिस जज्बे से सरचार हुई है, वो जज्बा बड़ी देर से जो है वो मफकूद था। बिल्कुल, एक नेशनलिज्म सर्वसजूद होना चाहिए, सारी कौम को सजदे में चला जाना चाहिए, उससे माफी मांगे, दूसरे दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह हमें जो है फतह मिलती रहे और हमारे अमाल भी दुरुस्त हो। हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां पे इन्वेजन स्टार्ट हो गई हुई है, कत्लेआम हो रहा है वहां पे जी। आप देखें ना कितना अल्लाह ताला का आपका करम है कि आप कंपेयर करें इस सिचुएशन के साथ। उनके लिए दुआ को, दिन रात दुआ को, अगर हम जो है एक कमजोरी है, ये भी ईमान की कमजोर जो है वो जो है वो है शक्ल है,
जी बिल्कुल, दुआ तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये 10 मई के बाद का पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन अब असल जो चैलेंज है उसको देखना है सफारती सतह के ऊपर भी, और अफगानिस्तान बहरहाल हमारा पड़ोसी है, उसको हमें इंगेज करना है। अभी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात है चाइना में, क्या आपको लगता है कि चाइना कोई अहम किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान को यूटिलाइज करने में? कर सकता है। चाइना का वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बतदरीज जो है पिछले कई सालों बहुत मजबूत हुआ है। वहाँ पे उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है चाइना। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं दुआगो हूँ, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। मैं दुआगो हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उनके अंदर जो है सोच की जो एक यूनिटी है वहाँ पे मफकूद है। मैं एक फरीक के साथ नेगोशिएट कर रहा हूं और वो फरीक जो है उसके अंदर आरा जो है मुख्तलिफ पाई जा रही हूं, तो मेरा एफर्ट जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है कमजोर हो जाता। सही बात। ये मेरा एनालिसिस है। मैं वहां पे गया हूं, मैंने 5 घंटे उनके साथ गुफ्तगू की। DGI जो थे उस वक्त जनरल नदीम जो है वो मेरे साथ थे। तो मैं वहां के जो हालात देख के आया। अल्लाह ताला उनका आबाद रखे अफगानिस्तान को, वहां पे अमन हो, वहां पे तरक्की हो, वहां पे ख्वातीन को हकूक मिले, ये सारी बातें जो है मैं उनके लिए दुआगो हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, अगस्त 1947 से लेके अब तक जो है हमारे जो ताल्लुकात, बावजूद इस बात के कि हमने अपने मुल्क को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया, आज भी जल रहा है, लेकिन वो ममनून नहीं हुए। उन्होंने हमारा एहसान नहीं मांगा। उस वक्त भी आखिरी मुल्क था हमें रिकॉग्नाइज करने वाला अफगानिस्तान, और आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अल्लाह करे, मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो। आमीन। लेकिन वो हमारे हमसाए बने, हमारे हमसाए बने, हमारे भाई बने, हमारे हम मजहब बने, हमारी उनकी जो है तहजीबें जो है मुश्तरक हैं, हमारा मजहब मुश्तरक है, हमारी रवायात मुश्तरक हैं। दोनों साइड पे पश्तून जो है, अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, वो बैठे हुए हैं। हजारा जो है कोयटे में जो है लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, उनको वो भी मुश्तरक है उनके साथ जो है जी। लेकिन आप मैं किस तरह तारीख की नफी करूं? मैं किस तरह, मैं एक वाकयाती जो है आपको सारा जो है बयानिया दे रहा हूँ। सब ज़ाहिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब कल जो यहाँ ड्रोन अटैक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर भी बहुत सारा ज़ाहिर है ये जंग ज़्यादा मुश्किल है लड़ना। और क्या वाकई ये जो ड्रोन अटैक था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है या खाइक भी हो सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि क्या वाकई मासूम लोग उसके अंदर मारे गए? क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ क्रिएट हुई है। मैं इसको इंटरप्रिटेशन इसकी करने से थोड़ा सा जो है केयरफुल रहूंगा, क्योंकि फिर उससे बहुत से मतलब जो है हर इंटरेस्टेड पार्टी जो है अक्स कर लेती है। तो मेरा ख्याल है मैं इस पे इस वक्त ना ही कमेंट करूँ। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खाई साहब, अच्छा अमेरिका की तरफ आते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप मुस्तकिल कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ट्रेड के तनाजुर में बात करवानी है। मसला कश्मीर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है बात करेगा। अब हमारी जो ज़ाहिर है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, सदर ट्रंप का इंटरेस्ट है, हमारी तरजीहात क्या है? हम किस तरह से इस मामले को आगे लेके बढ़ेंगे? देखिए, हमारी जो है इस वक्त जो है फोकस डिप्लोमेटिक एक जरूर हमारे लिए एक उसकी इम्पोर्टेंस हो गई है कि हमने इंटरनेशनली क्या ताल्लुकात का जो किस तरह बढ़ावा देना है, अच्छे ताल्लुकात को अपने हमसायों में, अपनी इस जोग्राफियाई जो हमारी एक मोहल्ला है या एक आबादी जो है जोग्राफियाई, उसमें अपने हमसायों के साथ हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बढ़ के जो है हमें अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को जो है तेज तर करना चाहिए। अल्लाह ने फजल किया है, हमारी अफवाज जो है जिंदाबाद,
उन्होंने मुल्क के चप्पे चप्पे की, हमारी फिजाओं की, हमारे पानियों की, हमारे हर जर्रे की हिफाजत की है। और जंग जो है उनके जाके सेन के अंदर जाके लड़ी है। पाकिस्तान के में जो है जंग अल्लाह के फजल से उस तरह नहीं लड़ी गई, उनके सेन में जाके उन्होंने हम पे हमला किया, असि उन्होंने वेड़े जाके उन्होंने कुटिया है। तो अब खाई साहब बड़ा चैलेंज तो आपको अंदरूनी महाज पे भी है। हम आहंगी अभी कमेटी बनी, उसमें कहा जा रहा है पीटीआई उसके अंदर नहीं थी, तो नहीं है पीटीआई ऑफ कोर्स, तो क्या हर्ज था अगर उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाता? देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत की तरफ से हमेशा पॉजिटिव जवाब आएगा, लेकिन पीटीआई ने जो माहौल क्रिएट किया हुआ है गाली गलोच का, आज भी जारी है जी। और वो उससे पीछे नहीं हटते। और गालियां हर बंदा जिसको भी अपनी कोई दरबार के अंदर इमरान खान में कुर्बत चाहिए होती है, वो सबसे ज्यादा गालियां देता है। आप देखें कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास ना पेट्रोल है और ना हमारे पास बारूद है, हम जंग किस तरह लड़ेंगे। आज देखें हमने जंग किस तरह लड़ी है, हमारे पास पेट्रोल भी था और हमारे पास बारूद भी था। इसको कहां से टेलीग्राम आई हुई थी? ये तो एक मखबूतुल हवास शख्स जो है इस किस्म के बयान दे सकता है, और वो भी क्राइसिस के दौरान। ये हुबुल वतनी है, एक जाली फील्ड मार्शल की जो है वो की बाकियात है वो। और उसके बाद जो है फिर बयान आ गया एक और खातून का, मैं नहीं ख्वातीन के मतलब बात करना चाहता कि ये मोदी और हमारी जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग नहीं है, मोदी और नवाज शरीफ की जो है मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। वाकयात ने क्या प्रूफ किया, क्या साबित किया? आप मुझे मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढता हूँ चीजों के, लेकिन इस माहौल में हम क्या ढूंढें, जो है किसके साथ बात करें? वो हर बंदा जो है अलग जबान बोलता है उस पार्टी के अंदर, हर बंदा अलग जबान बोलता है। तो इम्कान नहीं, उसको पार्टी से निकाल देते हैं। शेर अफजल मरवत वो अच्छी तकरीर करता है, वो अच्छी तकरीर करता है, मैं खुद इस चीज का जो है वो तारीफ करता हूँ, वो अच्छी बातें करता है। सारी पार्टी उठ के जाके उन्होंने जफे मार रही होती है, ये तो क्या बात, बड़ी अच्छी तकरीर की थी। और पार्टी च रखो, फिर पार्टी के अंदर एहतजाज करोगे कि एक अच्छे आदमी को क्यों निकाल रहे हो, अच्छी बातें करते हैं। आपने खाई साहब कहा कि बात कैसे हो सकती है, लेकिन अभी बहुत सारी अफवाहें हो कहें या खबरें कहें कि ये चल रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता हुआ है, जेल के अंदर हुआ है, शराइत के साथ हुआ है। आपके पास क्या इत्तला है इस हवाले से? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। मैं जो भी छोटी मोटी बात है तो मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं कोई इतना लॉजिकल बंदा नहीं हूं, कि व्हाई नाउ? अगर ये हुआ है सारा कुछ तो व्हाई नाउ? आज से महीना पहला क्यों नहीं हुआ, महीना बाद में क्यों ना हो जाता? व्हाई नाउ इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्राइसिस थी? व्हाई नाउ? क्या जरूरत थी ये अप्रोच करने की? सियासी जरूरत थी या स्ट्रेटेजिक जरूरत थी, या उनसे कोई मशवरा करना है कि जी हिंदुस्तान के साथ किस तरह डील किया जाए, या क्या उसमें वजह हो सकती है? इस सिलसिले में मुझे कम से कम सियासी जरूरतों के तहत जो है बड़े काम किए जाते हैं, बड़े जो है पुल अबूर किए जाते हैं, दहलीजें क्रॉस की जाती हैं, लेकिन मुझे इस वक्त कोई जरूरत जो है इतने बड़े ब्रेक थ्रू की वो अटेम्प्ट करना जो है उसकी नजर नहीं आ रही। मे बी इट इज पॉसिबल आफ्टर 10 days और a month और 2 months, पॉसिबिलिटी जो है उसको जो है मैं नहीं इग्नोर करता। सही, शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम पे कहा कि जब उनसे कहा गया कि इमरान खान साहब की तरफ से और राब्ते की बात हुई है, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था बैरिस्टर गौहर को कि हम हुकूमत के बगैर बात नहीं कर सकते। उन्होंने हवाला दिया कल हमारे प्रोग्राम पे कि आर्मी चीफ के साथ जब बैरिस्टर गौहर की बात हुई तो उन्होंने कहा हुकूमत से छुपा के हम कोई मामलात नहीं रखेंगे। तो और फिर पैरोल की जो अपील गई वो भी इस तनाजुर में उन्होंने दावा किया कि वो इसी तनाजुर में थी, उसके बाद अब जब हुआ है तो मामला। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बात थी जिसके ऊपर पैरोल की अपील अली अमीन गंडापुर साहब ने जमा करवाई थी और इस्टेब्लिशमेंट आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेगी? देखिए मेरा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई में मुकाम है, वो उनके वजीर आला हैं। एक
उनकी कोई मर्तबा है उस पार्टी के अंदर, वो उन्होंने अगर जमा कराई है तो लाजमी तौर के ऊपर जो है किसी ने कहा होगा उनको, अपनी पार्टी की तरफ से इमरान खान नहीं हो सका कहा होगा कि तुम इनिशिएट करो। और उनके अली अमीन गंडापुर के साथ वक्तन फ़ौक्तन जो है मीटिंगों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात भी होती है, उनके राब्ते भी हैं उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ज़्यादा डिटेल में उनके राब्तों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके राब्ते भी हैं। हो सकता है वो ये अटेम्प्ट इसलिए उन्होंने किया हो कि दूसरा जो है जो इंटरनल जो है इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गिरा कोई किधर गिरा, क्या गाना है एक जो है, तो ये उनके इतने टुकड़े हुए हैं पार्टी में, हर बंदा अलग जो है, कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, कोई जो है एक दिन एक खतून दूसरे खतून का मतलब कुछ कहती है, फिर दूसरे दिन वो उसकी तरदीद करती है। तो ये एक तमाशा लगा हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर नहीं है। जो उनका कल्चर है, माजरत के साथ कहूंगा, कोई हमारे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के, सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के में जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि वो उसके अंदर जो है ऐसा माहौल सियासी पार्टियों में पैदा हो जो उनकी जमहूरियत के साथ जो है मुल्क में भी जमहूरियत की तरक्की हो। क्या रिहाई का इमरान खान साहब के कोई इम्कान मौजूद नहीं है, या उनके साथ कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या उनके साथ कोई रिकन्सिलिएशन, कोई इम्कान इस बात का नहीं? देखिए मुझे देखिए ये सारी चीजें जिसे आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले जो है वो ये स्पेकुलेट हुआ था कि जी वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जब ये टेंशन स्टार्ट हुई है हिंदुस्तान के साथ जी, उसमें बुलाया जाएगा, उनको रिहाई दी जाएगी, उनको पैरोल पे रिहा किया जाएगा जी। फिर उन्होंने कहा जी उनको बंकर में शिफ्ट करें, उनको खतरा, उनकी जान को खतरा है, हिंदुस्तान पे जेल पे हमला ना कर दे, उनको इसे रेस्ट हाउस में करें। वैसे मैं आपस की बात है कि जेल से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं है, और अगर जेल से ज्यादा महफूज जगह पाकिस्तान में है तो अटका किला है, मैं दोनों वक्त आ चुका हूँ, तो बड़ा बहुत महफूज जगह है। ये जो है ना बातें, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता, माहौल विशिएट हो जाता है, लोग मुझे कहते हैं जी ये फसाद दिलवाता है, ये तफरके की बात करता है। लेकिन मैं एक, अब क्या इस आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, और मैं सारी उम्र से ये बातें कर रहा हूँ, क्यों छोड़ूं ये बातें जो है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब आप माँ बहन की गालियां दे रहे हो और साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत भी करो, आप लोगों की जो है ना वो 8-10 लोग जो बाहर बैठाए हुए हैं वो माल भी कमा रहे हैं, वो गालियां भी दे रहे हैं, कोई इस किस्म के ये सीज फायर के बाद ही मुज़ाकरात होते हैं ना, तो पीटीआई की तरफ से कोई सीज फायर नहीं, बिल्कुल कोई सीज फायर नहीं, उसी तरह जो है हो रही है। सही। तो इस सूरत में जाहिर है कि ये बातचीत आगे जो है वो बढ़ने के इम्कानात नहीं, माहौल बनाना चाहिए, आसमा माहौल बनाना चाहिए जिसमें उसके लिए क्या शराइत होगी? नतीजा खेज बातचीत हो सके जी, उसके लिए शराइत फॉर द सेक ऑफ बातचीत नहीं होनी चाहिए, नतीजे के लिए बातचीत होनी चाहिए। और सर उसके लिए शराइत क्या हो सकती है, कैसे पीटीआई माहौल बनाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए? गालियां देनी बंद करें पहले तो, सबसे ज्यादा शुरुआत तो यहीं से शुरू करें। ठीक, मैं अभी जो है पोस्ट करूंगा ना मैं ट्विटर पे, तो नीचे जो है वो मेरे घर की किसी खातून को भी नहीं स्पेयर करें। तो इस्टेब्लिशमेंट आपके अलावा भी कोई राब्ता नहीं करेगी पीटीआई के साथ? देखिए मेरा ख्याल है बड़ी कंक्लूसिव स्टेटमेंट दी है उनको, जिसने भी दी है, अगर जनरल आसिम मुनीर ने दी है, पार्टी ने दी है, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव सेंस में लेनी चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत वक्त को जो है तकवीत दे रहा है कि उसके बगैर जो है हम बातचीत नहीं करेंगे, या वो बल्कि उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करें। तो ऑब्वियसली अगर वो बातचीत होगी तो मैं ये तो नहीं डिनाई कर सकता कि उनकी जो है वो बीच में मर्जी या उनकी जो है कंसेंट जो है वो शामिल नहीं होगी। एक मैं
बार बार कहता हूँ कि हमारा एक हाइब्रिड मॉडल है इस हुकूमत का, जिसमें जो कामयाबियां मिली हैं वो मेरे ख्याल है इस हाइब्रिड मॉडल की। और मैं इसमें शहबाज शरीफ को क्रेडिट दूंगा, मैं मिलिट्री क़यादत को क्रेडिट दूंगा कि उनमें एक स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन है। जी, कायद साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और कुछ और बहुत अहम सवालात हैं पाकिस्तान की सियासी हालात के हवाले से भी और ज़ाहिर है जोग्राफियाई एतबार से भी जो चैलेंजेस हैं उस पर भी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की कि 9 मई से 10 मई से पहले 9 मई भी हुआ था, तो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि 9 मई के मामले के ऊपर ताहाल कोई कंसेशन जो है वो मौजूद नहीं है। इज इट ट्रू? देखें, उन्होंने तो ये अभी तक इतराफ गुनाह तो करे ना, उसके बाद जो है अल्लाह ताला भी अपने निजाम में कहता है कि इतराफ गुनाह करो, मैं तुम्हें माफी दूंगा। हमने क्या माफी देने वाले कौन है? हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को अब्सॉल्व करने के लिए जो जो जराइम हुए हैं आप मुझे बताएं। मैं एक बात आपकी वसातत से पूछता हूं कि सारे के सारे एयरफोर्स के टारगेट क्यों चुनेंगे? चाहे वो मियां वाली थी या जहाज कहीं लगे हुए थे उनको जलाया गया, क्या फौज के एहतजाज जो था वो पाक फौज के खिलाफ क्यों नहीं था? क्यों था? क्यों था? उसका what was behind this madness? There was definitely a method in this madness. ये कोई ऐसे नहीं था कि उठ के ऐसे ही चले पड़े, ये बकायदा प्लान के साथ जो है लोग जो है 9 मई को घरों में निकले और उनका टारगेट था सड़कों से रुकावटें जो है वो हटाई गई। उनके पीछे कौन थे वो जिन्होंने हटाई? वहां पे वो एलिमेंट्स थे ना उस वक्त। तो इसका मतलब है कि मंतकी अंजाम तक ये पहुंचेगा। मैं आपको अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मोहलत दे, मैं इस माहौल में वो बात करें जो मैंने 8, 9, 10 दिन जो है मैंने जो बात की, जब आर्मी चीफ ने तब्दील होना था, मैंने जो बाजवा साहब से बात की, आपके होश उड़ जाएंगे जो उन्होंने बातें की हुई। मुझे बातें सुन के शर्म आ रही थी कि क्या क्या डिमांड किया जा रहा है। कुछ बताएंगे कायद साहब? जी, कुछ बताएंगे आप कि क्या डिमांड्स की है उन्होंने? नहीं चले, कोई नहीं। मैं अभी और देयर इज टू मच ऑन द प्लेट दीस डेज, किसी और को छोड़ यानी नेगोशिएट कर रहे हैं। एक नंबर 1 के ऊपर बंदा है, उसको आपने DGI-SI बनाया, DGMI बनाया, उसको कोर कमांडर बनाया, वो सोर्ड ऑफ ऑनर ली हुई उसने, और आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? और फिर बंदे मियां नवाज शरीफ के पास भेज रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ को जाकर जब इस बंदे को कहें कि ये बात इस तरह करें। क्या डेस्परेशन देख लें, क्या ये इस मुल्क के लोग हैं? और इट वाज अगेंस्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आप देखें ना, मैं आपको मेरा ईमान है कि ये डेस्टिनी थी आसिम मुनीर की, तो उसने चीफ बनना था और हमने ये फतह हासिल करनी थी। उसकी डेस्टिनेशन थी, कौम की भी ये डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनी थी। उसकी भी डेस्टिनी थी और हमारी भी डेस्टिनी थी, कौम की भी डेस्टिनी थी। ये एजाज जो था अल्लाह ताला ने कौम के और इस हुकूमत के और आर्मी के जिम्मे जो है किया हुआ था। और वो जो सजेशंस देते थे, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कानों को हाथ लगाता हूं। तो खान साहब, आखिरी सवाल तो इस लगता तो ऐसे कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए इस साजिश में जनरल बाजवा भी शरीक थे इमरान खान साहब के साथ। 100%, 200%, दे वर हैंड इन ग्लव। वो कंटिन्यूशन चाहते थे कि जी वो जो पिछले 6 साल से चल रहा है मामला वही चलता रहे और तूती बोलता रहे, जो मैं ही जो थ्योरीज देता रहा हूँ, मैं ही जो सजेशंस दे रहा हूँ वही जो है वो मानी जाए और उसके ऊपर ही सारा काम होता रहे। उन्होंने बंदा भेजा, मैं बंदा को ना आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, जो बंदा जिसको बार बार भेजते रहे वहां पे लंदन,
वो एक्सटेंशन खुद भी कैंडिडेट था प्राइम मिनिस्टर का, जो बंदा जाता था। और ये एक्सटेंशन चाहते थे जनरल बाजवा, और ये आप कह रहे हैं जी, जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन चाहते थे, जिनको भेजा जा रहा था वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। आपका इशारा उन्होंने सजेशंस दी थी उनमें ये भी शामिल था कि मुझे भी एक्सटेंशन था। उन्होंने 4-5 जो है ना मॉडल दिए हुए थे कि जी इनको ना बनाओ चीफ, और मैं मेरे पास ये 4-5 ऑप्शंस हैं, जो मैं 4-5 ऑप्शंस में ये भी शामिल। और ये PMLN के एक जो रहने दो, ये उनके जरिए से, एक नून लीग के ही रहनुमा के जरिए से ये पैगाम भेजे जा रहे थे। पहले भी आप ये बात मुझे कह रहे थे, हाँ वो मुझे कह रहे थे, वो तो एक अलग चैनल उन्होंने खोला था। ये बातें मुझसे हुई हैं, मैंने कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। ये अल्लाह ताला की देन थी। ये अल्लाह ताला ने फैसले किए थे, उसके फैसले जब हो जाए, फैसले हुए थे, लेकिन उन्होंने उन फैसलों को रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसा बहुत अंदर की बातें आप कर रहे हैं और दिल से बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो अब जाहिर है खुल के मैं मुझे अल्लाह मियाँ जिंदगी दे, कुछ मोहलत दे, मैं किताब लिखूंगा, उसके ऊपर एक चैप्टर लिखूंगा। ये सारा उसमें सारा जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आसमान एंड दे आर सो, फिर मैं कहूंगा कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। सही। तो अब तो जी, मेरी जागीर नहीं है, मैंने चले जाना है। यहाँ पे कितने कितने लोग आए, चले जाने, सब ने चले जाना है। तो खुदा के लिए इस मुल्क का ख्याल करो। वो जो शहीद हुए हैं लोग, जिन्होंने जाने कुर्बान किए हैं, जिन बच्चों ने जाके तबाही हिंदुस्तान में जाके फैला दी है, उनको सलाम करो, वो हीरो हैं। खाई साहब, ये एक लंबी बात हो रही है, मैं करना भी चाहती हूँ कि ये बीच में लॉन्ग मार्च हुआ था, खान साहब पे फायरिंग हुई थी, ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था सब कुछ? पता नहीं, इतने ड्रामे हुए हैं कि आप एक पूरी फिल्म बना सकते हैं इसके ऊपर। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।